जय हिंद दोस्तों। भारत ने अपनी हिस्ट्री में कई वॉर जीते हैं, जिनमें से पहला वॉर आज़ादी के ठीक बाद लड़ा गया था और वो वॉर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था। ये वॉर करीब अक्टूबर 1947 से 1949 तक चला। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ तीन और वॉर हुए, 1965, 1971 और 1999 में। भारत ने ये सभी वॉर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में जीते। लेकिन इन सब के बीच इतिहास में एक ऐसा वॉर भी आया जिसमें भारत को बड़ी हार करने का सामना करना पड़ा, और वो था 1962 का भारत चीन वॉर। यह वॉर एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच लड़ा गया था, जिसका असर आज भी भारत चीन रिश्तों पर देखा जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या वजह थी? आइए इस वीडियो में इस वॉर की स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1949 से शुरू करते हैं, जिस साल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीता था और एक नए चीन का जन्म हुआ था। इसके लीडर माओ जेडोंग थे। दूसरी तरफ सिर्फ 2 साल पहले 1947 में भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी और नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, उस समय भारत आज़ाद हो रहा था और आज़ादी के साथ जग रहा था। दोनों देश नए और जवान थे। हालांकि आज इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उस समय इन दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के कई कारण थे। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक टूर के लिए बीजिंग गए थे और उनका तालियों से स्वागत किया गया था। इस ट्रिप में उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया गया। इसके पीछे का कारण बहुत आसान था। दोनों देशों ने पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के राज में बहुत कुछ झेला था और ये एशिया के दो सबसे बड़े देश थे। इसीलिए सभी को उम्मीद थी कि उनकी दोस्ती एशिया को ऊपर उठने और पश्चिमी साम्राज्यवादियों के खिलाफ खड़े होने में मदद करेगी। पंडित नेहरू माओ जेडोंग के साथ बैठे और लगभग 4 घंटे बात की। माओ ने उन्हें बताया कि कैसे दोनों पूर्वी देशों को पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों ने परेशान किया है और दोनों को एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि दोनों देशों की आबादी को देखते हुए उनका बहुत ज़्यादा असर होना तय था। उस समय पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा को पॉपुलर किया। उस समय दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें लड़ाई से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण रिश्ते बनाने चाहिए। इसी वजह से जून 1954 में चाइना इंडिया पंचशील एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट में 5 सिद्धांत लिखे थे। दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सर्वंटिग्रिटी का सम्मान करेंगे। वे एक दूसरे के साथ अंदरूनी मामलों में दखल देंगे। वे अपनी नॉन एग्रेशन अपनाएंगे और वे अपनी फ़ायदे और शांतिपूर्ण को एक्सिस्टेंट के लिए काम करेंगे। इंडियंस और चाइनीज़ के भाई होने के इन नारों के बीच तिब्बत का मुद्दा समस्या की जड़ बनने लगा था। 1950 में माओ जेडोंग ने तिब्बत पर हमला किया था। भारत इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। 1954 में जब पंडित नेहरू ने इस शांतिपूर्ण समझौते पर साइन किए, तो उन्होंने तिब्बत पर समझौते करने के बारे में सोचा, क्योंकि इससे भी बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे थे जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। उस समय भारत को पाकिस्तान से खतरा था और पाकिस्तान ने असल में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के साथ संगठन करना शुरू कर दिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के लिए पंडित नेहरू न्यूट्रल रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संगठन करना पाकिस्तान को और ताकतवर बना रहा था। इसीलिए देश के हित को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू का मानना था कि चीन के साथ संगठन करना सही फैसला होगा। इस पर पंडित नेहरू का बयान कुछ ऐसा था। अमेरिका को लगता है कि इस पॉलिसी से उन्होंने भारत के सो कॉल्ड न्यूट्रलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और इस तरह भारत को घुटनों पर ला देंगे। फ्यूचर में जो भी हो, ऐसा नहीं होने वाला है। पंडित नेहरू का लाइन कुछ ऐसा ही था। इसीलिए भारत और चीन के बीच 1954 के शांति समझौते को इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। उन दिनों
चाइनीज सरकार के इंचार्ज झो इनले थे, जिन्हें चाइनीज प्रीमियर के नाम से जाना जाता है। यह चाइना के दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल पद है। माओ जेडोंग सबसे ऊपर थे और झो इनले उनके बस एक लेवल नीचे थे। 1956 तक उन्होंने बड़े खुले तौर पर दावा किया कि चाइना का किसी भी इंडियन इलाके पर कोई दावा नहीं है। हालांकि चाइनीज मैप्स में अक्सर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इंडियन इलाके को चाइना का हिस्सा दिखाया जाता था। झो झो से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैप्स गलत है। इन बॉर्डर झगड़ों को लेकर चाइना का कम्युनिकेशन असल में भरोसेमंद नहीं था। लेकिन हमारी कहानी में झगड़े का पहला बड़ा पॉइंट 1959 में तिब्बत था। यह वो साल था जब तिब्बत के हालात खराब हो रहे थे। चीनी सेना तिब्बतियन लोगों पर जुल्म कर रही थी और दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। बहुत मुश्किल सफ़र के बाद उन्होंने भारत में शरण ली। यह कहानी अपने आप में एक ऐतिहासिक और बहुत दिलचस्प है। चाइना को लगा कि भारत ने उसके साथ धोखा किया है, कि भारत चीन के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। इन दोनों देशों के बीच तनाव कैसे बढ़ता है, उस पर बात करने से पहले आइए दोस्तों बॉर्डर पर एक नज़र डालते हैं। भारत और चीन 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। यह 3 सेक्टर में बटा हुआ है। पहला जम्मू और कश्मीर में वेस्टर्न सेक्टर है। यह 2,150 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसका एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इसके दक्षिण में मिडिल सेक्टर है, 625 किलोमीटर की सीमा रेखा जो इतनी विवादित नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल इस सीमा को शेयर करते हैं और यहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, जिसकी सीमा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है और चीन का दावा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश राज्य उसका है। वैसे उस समय अरुणाचल प्रदेश राज्य था ही नहीं। यह पूरा इलाका असम राज्य के अंदर था। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था, इसीलिए इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। NEFA असल में इस नाम के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य है। 1826 में अंग्रेजों ने पहले एंग्लो बर्नीज वॉर में मणिपुर और असम में बर्मी लोगों को हराया था। उसके बाद यह इलाका ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया। 1875 के बाद उन्होंने इस इलाके का अधिकार क्षेत्र तैयार करना शुरू किया और 1912 और 1913 में उन्होंने वहाँ रहने वाले मूल निवासियों के साथ काम किया और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट बनाए। यहीं से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम आया। चीन इस इलाके को अपने लिए बहुत ज़रूरी मानता है, क्योंकि वह तिब्बत को अपना इलाका मानता है। और तवांग सिटी, जो आज अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उस समय तिब्बत की एक कॉलोनी थी। 1912 में जब चाइना में किन राजवंश का शासन खत्म हुआ और रिपब्लिक ऑफ चीन बना, तो इस नए चीन में तिब्बत पर प्रॉपर्टी हक जताया। उन दिनों ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि चीन इस इलाके पर कब्जा करे, इसीलिए 1914 में शिमला में ब्रिटिश ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में चाइना, ब्रिटेन और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। हालांकि चाइना ने शिमला कन्वेंशन पर साइन नहीं किया। इसके बावजूद ब्रिटिश और तिब्बतियन ने एक बिलेटरल एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के अनुसार एक बॉर्डर बनाया गया और यहीं से मैकमोहन बना। बाद में ब्रिटिश ने माना कि मैकमोहन लाइन बनाने के पीछे का कारण यह था कि वे तिब्बत से तवांग सिटी छीनना चाहते थे। आखिरकार भारत और चीन को एक मैकमोहन लाइन से दिक्कतें होने लगी। चीन का नज़रिया पहले से ही साफ था। यह साफ था कि वे तवांग सिटी को तिब्बत का हिस्सा मानते थे और इसीलिए वे मैकमोहन लाइन को मानना नहीं चाहते थे। लेकिन इस मैकमोहन लाइन से भारत को क्या दिक्कत थी? हुआ ये कि 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय मिलिट्री ने उस इलाके में पेट्रोलिंग शुरू की और उन्हें एक मज़ेदार बात पता चली। उन्होंने देखा कि इस इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ मैकमोहन लाइन से और उत्तर में थे। एग्जाम्पल के लिए थागला रिज इस लाइन से 6 किलोमीटर और उत्तर में था।
भारत चाहता था कि असली बाउंड्री नेचर के हिसाब से तय हो। हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों या नदियों को नेचुरल बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए भारत ने अपनी मिलिट्री पोस्ट को और बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले वेस्टर्न सेक्टर को देखते हैं। वेस्टर्न सेक्टर यानी अक्साई चीन। अक्साई चीन का इलाका इतिहास में लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि यह बहुत दूर और अलग थलग इलाका है। यह इलाका सिख साम्राज्य में राजा गुलाब सिंह के राज में हुआ करता था। 1846 में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और गुलाब सिंह को कठपुतली राजा बना दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने सही बाउंड्री बनाने की कोशिश की। वे चाइनीज़ और तिब्बतियन अधिकारियों से मिलने गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, बिकॉज नेदर द चाइनीज नॉर द टिबेटियन वुड कोऑपरेट, द तिब्बत लद्दाख बॉर्डर कुड नॉट बी डेमोक्रेटेड इन 1846। इसका मतलब होता है कि क्योंकि ना तो चाइनीज और ना ही तिब्बतियन सहयोगी करेंगे, इसीलिए 1846 में तिब्बत लद्दाख सीमा का समीकरण नहीं हो सका। लेकिन 1892 में चीनियों ने अपना खुद का सीमा मार्ग तय किया। बाद में अंग्रेजों ने अलग अलग समय पर दो अलग अलग सीमा रेखाएं बनाई। पहली 1865 में जॉनसन लाइन थी। इसे सर्वे ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट विलियम एच जॉनसन ने बनाया था। 1897 के बाद इस लाइन को अर्दाघ जॉनसन लाइन कहा जाने लगा, क्योंकि इसे फॉर्मली मेजर जनरल चार्ल्स अर्दाघ ने प्रस्तावित किया था। वह उस समय ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। इस सीमा रेखा के अनुसार अक्साई चीन क्षेत्र भारत के हिस्से के रूप में कश्मीर में था। अगर आप इसे गूगल अर्थ पर देखें तो यह रेखा काराकोरम पहाड़ों की रेंज को भारत में रखती है और यह रेखा कुनलुन माउंटेन रेंज के साथ साथ चलती है। 1893 में एक सीनियर चीनी अधिकारी हंग टचीन ने एक नक्शा बनाया था और इस मैप में भी अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। इस मैप पर लाइन लगभग जॉनसन लाइन जैसी ही थी, लेकिन इसके अलावा अंग्रेजों ने 1899 में एक और बाउंड्री लाइन खींची, जिसे मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन कहा जाता है। स्टार्टिंग में इसका सुझाव ब्रिटिश काउंसिल के जॉर्ज मैकार्टनी ने दिया था और इसे सर क्लाउड मैकडोनाल्ड ने चीनियों के सामने पेश किया था। यहीं से इस लाइन का नाम आया। यह लाइन वाटर शेयर डिवीजन पर आधारित थी। इसका मतलब है प्राकृतिक भौगोलिक परिदृश्यों का यूज करके दो देशों के बीच सीमा बनाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो देशों के बीच कोई नदी बह रही है तो वह नदी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, या अगर पहाड़ों की एक सीरीज है तो सबसे ऊंची चोटी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। इसे जियोग्राफी में वाटर शेड डिवीजन कहा जाता है। आप इस मैप में जॉनसन लाइन की मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन से तुलना देख सकते हैं। इस नई लाइन के अनुसार काराकोरम रेंज के पहाड़ बाउंड्री थे, लेकिन इन दोनों लाइनों के बीच उतना बड़ा अंतर था कि नई लाइन चुनने का मतलब था कि अक्साई चीन इलाके का लगभग आधा हिस्सा चीन को मिल जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार ने चीन की कीन सरकार को यह लाइन सुझाई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी 1959 तक चीन ने इनफॉर्मली मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को मान लिया था। अब जब हम नक्शा समझ गए हैं तो चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, 1959 में दोनों देशों के बीच झगड़े का पहला बड़ा पॉइंट देखा गया था, लेकिन उससे 2 साल पहले 1957 में चाइना ने अक्साई चीन में सड़कें बनाना शुरू कर दिया था। चाइना ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बड़े इलाके पर दावा करना शुरू कर दिया था और यह देखकर पंडित नेहरू का इंडिया चाइना भाईचारे पर भरोसा टूटने लगा। 1958 में पंडित नेहरू ने चीन में उस समय के इंडिया एम्बेसडर जी परथा सराथी से कहा कि वे चाइनीज पर कभी भरोसा ना करें। नेहरू ने उनसे यह भी कहा कि वे उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के जरिए बातचीत ना करें, उन्हें बाईपास करें, क्योंकि नेहरू को लगता था कि कृष्ण मेनन पक्के कम्युनिस्ट हैं और उनकी कम्युनिस्ट सोच चाइना के बारे में उनकी राय में दखल देगी। वे
हो सकता है कि वे उनकी सोच से प्रभावित हो और चाइना को न्यूट्रल नज़रिए से ना देखें। पंडित नेहरू का शक यहाँ सही था, क्योंकि भले ही चाइनीज़ प्रीमियर कहते थे कि उन्हें भारतीय इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके नक्शे कुछ और दिखाते थे। वहाँ सड़कें बनी थी। इस तरह भरोसेमंद रिश्ता कैसे बन सकता था? आखिरकार मार्च 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली, तो उन्होंने असल में माओ जेडोंग को दोषी ठहराया और नेहरू का साथ दिया। माओ को लगा कि यह कोई भारतीय साजिश है और तिब्बत में जो हालात बने हैं वे शायद भारत की वजह से हैं। गुस्से में चाइना की सरकार ने रिटर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन तोड़ दी। उसने उस लाइन के दक्षिण के इलाकों पर दावा करना शुरू कर दिया। इस बीच जो इनले डिप्लोमेटिक बातचीत करने के लिए भारत आए, उन्होंने पंडित नेहरू को ऑफर दिया कि अगर भारत अक्साई चीन पर अपना दावा वापस ले लेता है तो वे NEFA पर अपना दावा वापस ले लेंगे। पंडित नेहरू इस ऑफर से खुश नहीं थे। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे अपनी मर्जी से जमीन पर दावा कर रहे थे और ऑफर कर रहे थे। उन्होंने बस ऑफर को मना कर दिया। यह बातचीत 24 अप्रैल 1960 को नेहरू और झाओ के बीच हुई थी, और मुझे सही शब्द पढ़ने दीजिए। नेहरू कहते हैं, as far as I can remember, the Chinese government has never objected to our maps. The only objection to our maps was raised in the middle of last year. Normally, we would have expected that if you had any objections to them, you would have told us. Obviously, over the years, we have been led to believe that you broadly approve of our maps. जवाब में झाओ एनलाई ने कहा, we cannot accept the McMahon Line or the Simla Convention, but if an agreement is reached, then obviously we will also change our maps. If we have to reach an agreement, both our maps will have to be changed accordingly. लेकिन नेहरू कहते हैं कि but here we are trying to find a solution to our problems in a friendly manner which is in accordance with the dignity and self-respect of both the countries. ये चर्चा काफी देर तक चलती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। चीनियों के मुताबिक वे भारत पर हमला नहीं कर रहे थे, वे बस अपने हक वाले इलाके पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन अगर भारत को अपना इलाका बचाना था तो उसे चीनियों को बाहर निकालना था, और यहीं से पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई। इस पॉलिसी के मुताबिक झगड़े वाले इलाकों में मिलिट्री चाइनीज़ और बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू हुई। यहाँ आइडिया सिंपल था, भारतीय सैनिक आगे बढ़कर मिलिट्री पोस्ट बनाएंगे और जो ज़मीन बॉर्डर लाइन के हिसाब से भारत की होनी चाहिए उस पर भारत का दावा होगा। यहाँ पंडित नेहरू को उम्मीद थी कि चीन जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, इसके लिए वह भारत के खिलाफ वार नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी फॉरवर्ड पॉलिसी को असल में वॉर होने की वजह बताया जाता है। इस इंडियन पोस्ट में जवाब में चीन ने आर्म्ड को एक्सिस्टेंस का फॉर्मूला अपनाया। वे भी मिलिट्री पोस्ट बनाने और इन इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए आर्म्ड सोल्जर्स भेजेंगे। चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के आदेश दिया कि मैकमोहन लाइन पर चाइनीज मिलिट्री पेट्रोलिंग करे। माओ ने भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को शतरंज के खेल में एक स्ट्रेटेजिक चाल माना। मेनन ने बाद में यह भी कहा था कि अगर वह शतरंज का खेल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस समय तक कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इन माइंड गेम्स की वजह से देशों के बीच अविश्वास और गुस्सा बढ़ने लगा। 10 जुलाई 1962 को करीब 350 चाइनीज मिलिट्री ने एक इंडियन पोस्ट को घेर लिया। यह लेह के चुशुल गांव में था। उन्होंने वहां के गांव वालों को भारत के खिलाफ रुख अपनाने के लिए भड़काना शुरू कर दिया, और बस ऐसे ही लाउड स्पीकर पर बहुत बड़ी बहस छिड़क गई। इससे जवाब में भारत ने 22 जुलाई को अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को और बढ़ाया। सैनिकों से कहा कि वे चीनियों को पीछे ढकेले और अगर उन्हें खतरा महसूस हो
तो उन पर गोली चलाएं। इससे पहले सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही गोली चलाने की इजाज़त थी। लेकिन धीरे धीरे चाइना इस इलाके में बहुत सारे मिलिट्री भेज रहा था। सितंबर तक इस इलाके में 600 मिलिट्री जमा हो गए थे। 10 अक्टूबर 1962 सुबह के 8 बज रहे थे। हमारे सैनिक अपने रोज के काम में बिजी थे। तभी अचानक चाइनीज सोल्जर ने बड़ी संख्या में हमला कर दिया। वहां सिर्फ 56 इंडियन मिलिट्री मौजूद थे और दूसरी तरफ 600 चाइनीज मिलिट्री। हम किसी तरह पहले हमले से बच निकले, लेकिन सुबह 9:30 में दूसरा हमला हुआ। चाइनीज सोल्जर ने मोटर से फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हमारे मिलिट्री ने मोटर और मशीन गन भी मांगी, लेकिन ब्रिगेडियर जॉन डेलवी ने कहा कि भारत जंग के लिए तैयार नहीं है। चाइनीज सोल्जर ने 3 तरफ से तीसरी बार हमला किया और इस बार पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सब कुछ ही घंटों में हुआ। इस बार चाइनीज सोल्जर ने अपनी चेक पॉइंट्स को बहुत मजबूत कर दिया। कांटेदार तार लगा दिए गए, भारी मोटर बिछा दिए गए। बदकिस्मती से भारतीय सैनिक सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि जवाबी हमला करने के लिए मैन पावर और हथियारों की बहुत कमी थी। दोस्तों, इस तरह 1962 की लड़ाई शुरू हुई। आज इतिहास को देखें तो यह कहना आसान है कि इंडिया ने चाइना को एक एस्टिमेटेड और यह एक बेवकूफ़ी भरी गलती थी। लेकिन अगर आप उस समय होते तो शायद आप भी यही सोचते, क्योंकि सभी टॉप इंडियन मिलिट्रीज अधिकारी ऐसा ही मानते थे। आर स्वामीनाथन इस पेपर में लिखते हैं कि कैसे बड़े मिलिट्री लीडर्स ने अगस्त 1962 में चाइना के साथ लड़ाई से मना कर दिया था। उन्हें भरोसा था कि चाइना कभी लड़ाई नहीं करना चाहेगा। असल में सितंबर 1962 में मेजर जनरल जे.एच. डिलोन ने भी यही बात कही थी। तब तक चाइनीज सोल्जर ने निपटने के अपने अनुभव में उन्होंने देखा था कि कुछ गलतियां चलाना ही उन्हें पीछा हटने और भागने के लिए काफ़ी था। यही वजह है कि जब यह पहला हमला हुआ तो इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इसके करीब 10 दिन बाद वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। इंडियन आर्मी ने कैसे तैयारी की और जवाबी हमला किया, भारत ने कौन से इलाके वापस जीते और कौन से इलाके भारत हार गया, और वॉर ख़त्म होने के बाद पंडित नेहरू का क्या रिएक्शन था, ये सब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।